बहादुर सर और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम भारतीय संविधान के 1 से लगाकर 395 तक के जितने भी महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं उन सभी अनुच्छेद को पढ़ने वाले हैं। और दोस्तों, इन सभी अनुच्छेद को हम बिल्कुल सरल और आसान भाषा में पढ़ेंगे और सभी अनुच्छेद को हम एमसीक्यू फॉर्मेट में डिस्कस करेंगे। एमसीक्यू फॉर्मेट में अनुच्छेद को पढ़ने के अपने अलग फायदे हैं। एक तो आपको यहाँ से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है। दूसरा दोस्तों, आप इसको एज अ टेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। आप हर क्वेश्चन का आंसर लगाएंगे कमेंट सेक्शन में और वीडियो के लास्ट में अपना स्कोर शेयर करेंगे कि आपने कितने क्वेश्चन के सही आंसर दिए हैं। तो इस प्रकार से आप अपना आकलन भी कर सकते हैं कि आप कितने पानी में हैं, आप कितने क्वेश्चन का सही आंसर दे पा रहे हैं, ठीक है। वीडियो बेहद ही शानदार होने वाला है, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखें। शुरुआत कर लेते हैं नंबर फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मूल रूप से कुल कितने अनुच्छेद हैं? तो देखो, मूल रूप से अनुच्छेद की संख्या पूछी गई है, तो आप कहेंगे मूल रूप से 395 अनुच्छेद हैं, लेकिन इन अनुच्छेदों में संशोधन होते रहते हैं, ठीक है। का, खा, घा इस प्रकार से, या फिर ए बी सी करके इनमें संशोधन होते रहते हैं। और यदि आपसे पूछा जाए कि संशोधनों के बाद अनुच्छेद की संख्या कितनी हो गई है, तो संशोधनों के बाद अनुच्छेद की संख्या बढ़कर हो गई है 448, लेकिन मूल रूप से 395 ही है। याद रखना आप लोग। नंबर सेकंड क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में ये अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा? तो जो अनुच्छेद 1 है, ठीक है, इसमें बताया गया है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा। नंबर थर्ड क्वेश्चन, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 2 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 2 जो है ये नए राज्यों के प्रवेश और उनकी स्थापना से संबंधित है। बताइए, किस अनुच्छेद के अनुसार जो संसद है वो विधि के द्वारा नए राज्य बना सकती है तथा जो पहले से अवस्थित राज्य हैं उनके क्षेत्रों, सीमाओं और नामों में परिवर्तन कर सकती है? तो देखो दोस्तों, संसद के पास में ये अधिकार है कि वो विधि बनाकर जो है नए राज्य बना सकती है, और जो पहले से राज्य अवस्थित हैं उन राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं और नामों में परिवर्तन कर सकती है संसद। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 3 के तहत। डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो, हम 3 अनुच्छेद पढ़ चुके हैं, अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3। तो यदि आप चाहें तो एक बार आप इसका रिवीजन भी कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकता संबंधी प्रावधान किए गए हैं? तो देखो, नागरिकता संबंधी प्रावधान यदि आपसे भाग पूछा जाए तो भाग 2 में नागरिकता संबंधी प्रावधान किए गए हैं, और अनुच्छेद पूछा जाए तो अनुच्छेद 5 से 11 अनुच्छेद में नागरिकता संबंधी प्रावधान किए गए हैं। आंसर जरूर लगाना कमेंट सेक्शन में हर क्वेश्चन की। तो देखो, हम बात करें भाग 1 की। भाग 1 और अनुच्छेद 1 से 4 में बताया गया है संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में। भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 में नागरिकता संबंधी प्रावधान किए गए हैं। भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 में दिए गए हैं मूल अधिकार, और भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 तक में नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं। और मूल अधिकार पूछा जाए तो आप कहेंगे अमेरिका के संविधान से लिए गए। नीति निर्देशक तत्व पूछा जाए तो आप कहेंगे ये आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों की नागरिकता के बारे में बताया गया है? तो पाकिस्तान से यदि कोई व्यक्ति भारत आता है तो उसकी नागरिकता संबंधी प्रावधान जो हैं ये अनुच्छेद 6 में किए गए हैं, ठीक है। और इसी क्रम में एक और क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत से पाकिस्तान जाने वाले व्यक्तियों की नागरिकता का प्रावधान जो है किस अनुच्छेद में किया गया है? तो यदि भारत से पाकिस्तान जाने वाले जो व्यक्ति हैं तो उनकी नागरिकता का प्रावधान अनुच्छेद 7 में किया गया है, ठीक है। बताइए कि संविधान के किस अनुच्छेद में विदेशी नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता से वंचित करने का प्रावधान किया गया? तो यदि कोई व्यक्ति विदेशी नागरिकता ले लेता है तो उसको भारत की नागरिकता से वंचित कर दिया जाएगा। ये प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 9 में, ठीक है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन है? तो नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला जो सक्षम निकाय है वो संसद है, ठीक है। एक अनुच्छेद है दोस्तों, अनुच्छेद 11, और अनुच्छेद 11 में स्पष्ट दिया गया है कि संसद को नागरिकता संबंधी विधि बनाने की संपूर्ण शक्ति होगी, ठीक है, याद रखना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा ही गया है कि किस अनुच्छेद के तहत जो संसद है वो नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार रखता है? तो अनुच्छेद 11, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय नागरिकता कितने तरीकों से हासिल की जा सकती है? तो नागरिकता 5 तरीकों से प्राप्त की जा सकती है अपने देश की, ठीक है।
5 तरीके दोस्तों जो भारतीय नागरिकता अधिनियम है 1955, इसके अनुसार भारतीय नागरिकता 5 तरीकों से प्राप्त की जा सकती है। वो 5 तरीके कौन कौन से हैं? एक तो जन्म से नागरिकता, यदि आपका जन्म भारत में हुआ है तो आप भारत के नागरिक हैं। दूसरा है वंश के द्वारा नागरिकता। तीसरा है पंजीकरण के द्वारा नागरिकता। चौथा है देशीयकरण के द्वारा नागरिकता। और पांचवा है किसी भूभाग को भारत में मिला लिया जाता है, ठीक है, कोई भूभाग है उसको अपने देश में मिला लिया जाता है तो आपको भारत की नागरिकता मिल जाएगी, ठीक है। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य की परिभाषा के बारे में बताया गया है? तो अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा के बारे में बताया गया है। भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है? मैं आपको बता चुका हूं कौन सा भाग है दोस्तों, भाग 3 है, ठीक है। और अनुच्छेद 12 से लगाकर 35 है, इसमें मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। समानता के अधिकार के अंतर्गत कितने अनुच्छेद आते हैं? तो समानता के अधिकार में 5 अनुच्छेद आते हैं। कितने? 5, ठीक है। तो याद रखना दोस्तों, समानता के अधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद 14 से लगाकर 18 तक टोटल 5 अनुच्छेद आते हैं। ये पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। और वो 5 अनुच्छेद कौन कौन से हैं, एक बार में आप इसका क्विक रिवीजन कर लो। अनुच्छेद 14 कहता है कि विधि के समक्ष समानता होगी, ठीक है। अनुच्छेद 15 कहता है कि धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या फिर जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 16 कहता है लोक नियोजन यानी कि सरकारी नौकरियों में समानता होगी, कोई भेदभाव नहीं होगा जातिगत, है ना। और 17 कहता है अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत का अंत होगा। 18 कहता है कि जो उपाधियां हैं, ठीक है, उपाधियों का अंत किया जाएगा, ठीक है। तो ये समानता के अधिकार हैं 14 से लगाकर 18 तक। दोस्तों मैं आपको एक बड़ी सूचना देना चाहता हूँ, एक खुशखबरी देना चाहता हूँ। हमारी 3 ई बुक लॉन्च हो गई हैं। एक तो स्टैटिक जीके की रामबाण ई बुक है। इस ई बुक के अंदर आपको टीसीएस के द्वारा पूछे गए 5000 से ज़्यादा क्वेश्चन का कलेक्शन किया गया है सब्जेक्ट वाइज। इसमें आपको विश्व का भूगोल, भारत का भूगोल, भारत का इतिहास, इतिहास की तीनों पार्ट मिलेंगे, भारत का संविधान भी मिलेगा, भारतीय अर्थव्यवस्था और सामान्य विज्ञान, विज्ञान के भी तीनों पार्ट, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। और साथ में मिल जाएगा आपको कंप्यूटर जीके यानी कि स्टैटिक जीके का कंप्लीट निचोड़ जो है आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। और जो करंट अफेयर्स की ई बुक है, इसको हम पूरे यूट्यूब की सबसे बेस्ट ई बुक मानते हैं और बोलते भी हैं, क्योंकि इसमें जो है बहुत ही शानदार क्वेश्चन का कलेक्शन किया गया है। सारी चीज़ों को बिल्कुल व्यवस्थित टॉपिक वाइज अरेंज किया गया है। जो महत्वपूर्ण टॉपिक हैं करंट अफेयर्स के, ऐसे 60 से ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक हमने रखे हैं। और इसी में आपको मंथली करंट अफेयर्स भी मिल जाएगा। मतलब ये बेस्ट ई बुक है करंट अफेयर्स की। साइंस की ई बुक भी लॉन्च हो गई है। तो यदि आप सच में सिलेक्शन लेना चाहते हैं, आपके माथे पे जो बेरोजगारी का कलंक लगा है, इसको आप हटाना चाहते हैं और अपने माता पिता के सपनों को पूरा करना चाहते हैं, तो हमारी ई बुक को जरूर परचेस कर लीजिए। काफ़ी ज़्यादा आपको मदद मिलेगी हमारी ई बुक से। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म, वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव पर रोक लगाता है? तो मैं आपको ये बता चुका हूँ कौन सा अनुच्छेद है, अनुच्छेद 15। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आप लोग आंसर लगा रहे कि नहीं लगा रहे? मैं लास्ट में स्कोर पूछूंगा आपसे कि आपने कितने क्वेश्चन के सही आंसर दिए हैं। तो बताओ भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सार्वजनिक रोजगार में सभी नागरिकों के लिए समान अवसर प्रदान करता है? ठीक है, बताइए। सरकारी नौकरियों में सभी वर्गों के लिए, सभी नागरिकों के लिए समान अवसर प्रदान करता है। कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 16। ठीक है, हालांकि SC ST और OBC इसके अपवाद हैं, ठीक है, उसके लिए अलग प्रावधान किए गए हैं रिजर्वेशन की। नेक्स्ट वन की हम बात करें दोस्तों, तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत को समाप्त किया गया? तो छुआछूत को समाप्त किया गया है अनुच्छेद 17 के तहत। ठीक है, संविधान के किस अनुच्छेद में उपाधियों के अंत के बारे में बताया गया है? तो अनुच्छेद 18 में उपाधियों के अंत के बारे में बताया गया। एक और क्वेश्चन ये पूछा गया था एक बार कि संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधान के तहत जो भारत रत्न पुरस्कार है, तो भारत रत्न पुरस्कार का उपयोग जो प्राप्त करता है वो नाम के लिए उपसर्ग या फिर प्रत्यय के रूप में नहीं करेगा। जैसे मान के चलो एक व्यक्ति है रमेश, रमेश ने भारत रत्न प्राप्त किया है, तो वो भारत रत्न का प्रयोग ना तो उपसर्ग के रूप में करेगा, यानी कि ऐसा नहीं लिख सकता वो भारत रत्न विजेता रमेश सिंह, है ना, या फिर रमेश सिंह बाद में लिख लिया भारत रत्न विजेता, तो ऐसा वो नहीं कर सकता है। किस अनुच्छेद के तहत? तो हमने बताया उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18। तो अनुच्छेद 18 का क्लॉज 1 है, ठीक है, इसके तहत वो भारत रत्न पुरस्कार का उपयोग उपसर्ग या फिर प्रत्यय के रूप में नहीं करेगा। और ये क्वेश्चन पूछा गया था। निम्न मूल अधिकारों में से कौन सा एक मूल अधिकार
भारतीय नागरिकों को तो उपलब्ध है, लेकिन भारत में रहने वाले विदेशियों को नहीं। ऐसा कौन सा मूल अधिकार है जो भारतीय नागरिकों को तो प्राप्त है, लेकिन भारत में जो विदेशी व्यक्ति रह रहे हैं, जो विदेशी नागरिक रह रहे हैं, उनको ये मूल अधिकार प्राप्त नहीं है? तो दोस्तों वो अधिकार है वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। यानी कि जो विदेशी व्यक्ति है, आर्टिकल 19 में ये प्रावधान किया गया है वाक और अभिव्यक्ति का। ठीक है, तो जो विदेशी व्यक्ति है वो यहाँ पर सभा नहीं कर सकता, भीड़ नहीं जोड़ सकता, मार्केट में खड़े होकर कुछ भी नहीं बोल सकता, लेकिन भारत का जो नागरिक है वो बोल सकता है ना, याद रखना। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है? तो देखो, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का जो अधिकार है उसकी गारंटी अनुच्छेद 19 में दी गई है। ठीक है, इसी में प्रेस वगैरह की स्वतंत्रता भी आ जाती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रध्वज फहराने का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो पहले निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रध्वज जो है तिरंगा, इसको फहराने का अधिकार नहीं था, लेकिन संविधान का अनुच्छेद है अनुच्छेद 19 क्लॉज 1 क्लॉज का। ठीक है, ये जो है ये निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रध्वज फहराने का अधिकार देता है। ठीक है, राष्ट्रध्वज फहराना ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत ही आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी अपराध में अभियुक्त को स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया? तो देखो, किसी आरोप में पुलिस ने यदि किसी व्यक्ति को अभियुक्त यानी कि आरोपी बना लिया है तो उसको स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। ऐसा नहीं कि आपने पकड़ लिया और उसको दे पटाई बोले तुम बोलो कि तुमने ही अपराध किया है, तो स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। और ये प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 20 क्लॉज 3 में। तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। संविधान का कौन सा अनुच्छेद जीने के अधिकार यानी कि प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण से संबंधित है? तो दोस्तों जो अनुच्छेद 21 है ये प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण प्रदान करता है। नेक्स्ट है, किस अनुच्छेद के तहत 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी कारखानों या फिर खदान या फिर जो खतरनाक रोजगार हैं उनमें काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा? यानी कि दोस्तों बच्चों के शोषण से संबंधित एक अनुच्छेद है। ठीक है, अनुच्छेद 24 ये बच्चों के शोषण से संबंधित है। आप उनको खतरनाक जगहों पर काम करने के लिए विवश नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा सिखों द्वारा कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग है? देखो दोस्तों, जो सिख समुदाय के लोग होते हैं वो कृपाण एक चाकू टाइप से जो रखे रहते हैं उसको कृपाण बोलते हैं। तो सिख कृपाण धारण कर सकते हैं, ये धार्मिक स्वतंत्रता का अंग है। किस अनुच्छेद के द्वारा? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों अनुच्छेद 25 के द्वारा। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो, निम्न में से कौन से अनुच्छेद धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देते हैं? दोस्तों अनुच्छेद 25 से लगाकर अनुच्छेद 28 तक जो हैं ये धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देते हैं। बताइए, संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था की गई है? तो अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था अनुच्छेद 29 में की गई है। ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बताइए, सर्वोच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है? तो जो नागरिक हैं उनके मौलिक अधिकारों की रक्षा सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट करता है। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 32 के तहत। नेक्स्ट है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदान करता है? तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदान करता है अनुच्छेद 32। इसको हम डिटेल से समझ लेते हैं। दोस्तों जो अनुच्छेद 32 है ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदान करता है। याद रखना, अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का एक महत्वपूर्ण अनुच्छेद है और इसी के माध्यम से अगर किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, ठीक है, तब वह व्यक्ति उसके उपचार के लिए सुप्रीम कोर्ट की शरण में जा सकता है कि हमारे मूल अधिकारों का हनन हो रहा है और आप उसके रक्षक हैं तो आप रक्षा कीजिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो केवल सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है, वो हाई कोर्ट में भी जा सकता है। और इसके संबंध में है अनुच्छेद 226 कि वो हाई कोर्ट की शरण में भी जा सकता है। और एक फैक्ट याद रखना दोस्तों, जो हमारे अंबेडकर साहब थे, ठीक है, उन्होंने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को भारतीय संविधान का हृदय कहा है। ये फैक्ट एज अ क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। बताइए, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख मिलता है? तो राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं इनका उल्लेख मिलता है अनुच्छेद 36 से लगाकर अनुच्छेद 51 तक। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किस अनुच्छेद में वर्णित है? कल्याणकारी राज्य की अवधारणा जो है ये अनुच्छेद 38 में वर्णित की गई है। ठीक है, किस अनुच्छेद के तहत कहा गया है कि प्रत्येक नागरिक को
चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा। समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा, ये अनुच्छेद 39 में कहा गया है। ठीक है, समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों अनुच्छेद 39A में जो है समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान किया गया? ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान, इस क्वेश्चन में आप 5 स्टार मार्क कीजिए। ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान किया गया। संविधान के किस अनुच्छेद में मजदूरी और कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन के बारे में बताया गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों अनुच्छेद 43 में बताया गया है। बताइए, नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया? ये भी 5 स्टार वाला क्वेश्चन है। तो समान नागरिक संहिता का उल्लेख जो है ये अनुच्छेद 44 में किया गया है, इसको आप जरूर याद रखेंगे। बताइए, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद कृषि और पशुपालन के संगठन से संबंधित है? तो अनुच्छेद 48 जो है ये बोलता है कि जो राज्य हैं वो कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक तरीकों से संगठित करने का प्रयास करेंगे, और जो गाय हैं, जो बछड़े हैं, जो अन्य पशु हैं, उनके वध पर प्रतिबंध लगाने का पूरा प्रयास करेंगे, ये अनुच्छेद 48 बोलता है। नेक्स्ट है, भारत के प्रत्येक नागरिक का ये कर्तव्य होगा कि वो प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण और सुधार करे। ये किस अनुच्छेद में संदर्भित किया गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये अनुच्छेद 48A में संरक्षित किया गया है। ठीक है, और ये नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत ही आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में महत्वपूर्ण स्थानों और वस्तुओं के संरक्षण के बारे में बताया गया है? तो ये अनुच्छेद 49 में बताया गया है। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद में कार्यपालिका और न्यायपालिका के कार्यों के विभाजन के बारे में बताया गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ये अनुच्छेद 50 में बताया गया है। नेक्स्ट है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है? तो देखो, विदेश नीति से संबंधित है अनुच्छेद 51। ठीक है, अनुच्छेद 51 ये अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित या फिर विदेश नीति से संबंधित है। और 51 का तो आपको पता ही होगा, 51 का में क्या दिए गए हैं? मूल कर्तव्य दिए गए हैं। ओके, नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को किस समिति की सिफारिशों पर जोड़ा गया? देखो, जो हमारा मूल संविधान था ना, उसमें कहीं पर भी मूल कर्तव्य नहीं थे। ठीक है, फिर एक समिति थी, स्वर्ण सिंह समिति, इसने सिफारिश की और इसी की सिफारिश के आधार पर 42वां संविधान संशोधन किया गया। और 42वां संविधान संशोधन किया गया 1976 में, और इस संशोधन के माध्यम से संविधान में एक भाग जोड़ा गया, भाग 4 का। कौन सा? भाग 4 का जोड़ा गया, और एक अनुच्छेद जोड़ा गया, अनुच्छेद 51 का। ठीक है, और इसमें 10 मूल कर्तव्यों का समावेश किया गया। लेकिन वर्तमान में कितने मूल कर्तव्य हैं? तो वर्तमान में 11 मूल कर्तव्य हैं। तो ये 11वां जो मूल कर्तव्य है ये कब जोड़ा गया, ऐसा क्वेश्चन बनता है। तो जो 11वां मूल कर्तव्य है ये 86वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था 2002 में। तो जो 11वां मूल कर्तव्य है वो क्या है भैया? इसमें कहा गया है कि 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं, ठीक है, उन बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करेंगे, और ये जो कर्तव्य है उनके माता पिता और प्रतिपालक का होगा। ठीक है, याद रखना, वर्तमान में 11 मूल कर्तव्य हैं। बताओ, जो मौलिक कर्तव्य हैं इनका प्रावधान संविधान के किस भाग में किया गया? तो मैं आपको बता चुका हूं कि एक भाग जोड़ा गया था, भाग 4 का। ठीक है, और अनुच्छेद पूछा जाए तो अनुच्छेद 51 का याद रखना आप लोग। वी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति की नियुक्ति संबंधी वर्णन किए गए हैं? तो देखो, राष्ट्रपति की नियुक्ति का जो वर्णन है ये अनुच्छेद 52 में किया गया है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, अनुच्छेद 53 में क्या कहा गया है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, और 54 में राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी प्रावधान किए गए हैं, और 61 जो है राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का प्रावधान करता है। याद रखना चारों अनुच्छेद के बारे में। ठीक है, संविधान के किस अनुच्छेद में बताया गया है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी? अभी मैंने आपको बताया, अनुच्छेद 53 में बताया गया है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति जो है यह राष्ट्रपति में निहित होगी। और राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के बारे में कौन सा अनुच्छेद बताता है? तो अनुच्छेद 54 ये राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के बारे में बताता है। ठीक है, और बताइए कि राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी पद्धति के बारे में किस अनुच्छेद में बताया गया है? तो अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी पद्धति के बारे में बताया गया है।
राष्ट्रपति के कार्यकाल का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 56 में। ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन की पात्रता के बारे में बताया गया है अनुच्छेद 57 में। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रपति बनने के लिए योग्यताओं के बारे में बताया गया है अनुच्छेद 58 में। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें किस अनुच्छेद में बताई गई हैं? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 59 में राष्ट्रपति पद के लिए शर्तों के बारे में बताया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति द्वारा शपथ का उल्लेख किया गया? राष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख अनुच्छेद 60 में किया गया। देखो, राष्ट्रपति के संबंध में आपको अनुच्छेद याद रखना है। अनुच्छेद 52 से लगाकर अनुच्छेद 62 तक ये राष्ट्रपति के संबंध में प्रावधान करते हैं। ठीक है, 52 से लगाकर 62 तक। ठीक है, तो अब बताओ कि संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पर महाभियोग संबंधी प्रावधान किए गए हैं? राष्ट्रपति पर महाभियोग लगता है अनुच्छेद 61 के तहत। ठीक है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का उल्लेख किया गया है? तो उपराष्ट्रपति पद का उल्लेख अनुच्छेद 63 में किया गया। राष्ट्रपति 52 से 62 तक। ठीक है, 52 से 62 तक। तो इसके बाद आ जाते हैं उपराष्ट्रपति 63 से लगाकर 73 तक। ठीक है, ये क्रम यदि आप याद रखेंगे तो आपको एलिमिनेट करने में यानी कि ऑप्शन को खत्म करने में आसानी होगी। ठीक है, यदि आपको पता है कि 63 से 73 उपराष्ट्रपति है तो देखो केवल 63 यहाँ पर दिख रहा है, बाकी कुछ नहीं है, तो आप ऐसे ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, आगे आप खुद करिएगा तो आपको पता चलेगा। संविधान के किस अनुच्छेद में बताया गया है कि भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा? एलिमिनेट कीजिए, ऑप्शन को आप खत्म कीजिए। देखो, हमने पढ़ा है अनुच्छेद 63 से 73 उपराष्ट्रपति, तो देखो यहाँ 3 ऑप्शन डायरेक्ट कट जाते हैं। अनुच्छेद 64 में कहा गया है कि जो उपराष्ट्रपति है ये राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आकस्मिक स्थिति में राष्ट्रपति नहीं होने की स्थिति में जो उपराष्ट्रपति हैं ये राष्ट्रपति के तौर पर कार्य करेंगे, ये किस अनुच्छेद में बताया गया? देखो, कई सारी आकस्मिक स्थिति बन जाती हैं। राष्ट्रपति का देहांत हो जाता है, राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र दे देते हैं, या फिर उसके विरुद्ध महाभियोग लग जाता है, कुछ भी ऐसी स्थिति आती है तो उपराष्ट्रपति एज अ राष्ट्रपति वर्क करेगा। और ये प्रावधान जो है ये अनुच्छेद 65 में किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में प्रावधान है कि मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होंगे? तो अनुच्छेद 75 में ये प्रावधान है कि जो मंत्रीगण हैं वो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होंगे। संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में बताया गया है? तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, इसमें आप 5 स्टार मार्क करो, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अनुच्छेद 76 है। ठीक है, इसमें महान्यायवादी के बारे में बताया गया है। और महान्यायवादी कौन है? तो ये देश का सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है। ठीक है, याद रखना, जो कि केंद्र सरकार को सलाह देता है। और इसी क्रम में राज्य का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? महाधिवक्ता। ठीक है, महाधिवक्ता ये राज्य का प्रथम विधि अधिकारी होता है या फिर राज्य सरकार का सबसे बड़ा वकील होता है जो कि राज्य सरकार को परामर्श प्रदान करता है। ठीक है, याद रखना, जैसे केंद्र में महान्यायवादी होते हैं इसी प्रकार से राज्य में महाधिवक्ता होते हैं। लेकिन महाधिवक्ता के संबंध में अनुच्छेद याद रखना कि इनकी पद का प्रावधान जो है ये अनुच्छेद 165 में किया गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट ये अनुच्छेद 165, इसको आप जरूर याद रखना। किसी राज्य का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैंने आपको बताया केंद्र सरकार का प्रथम विधि अधिकारी महान्यायवादी होता है और राज्य सरकार का प्रथम विधि अधिकारी ये महाधिवक्ता होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 72 के अनुसार किसे सजा माफ करने या सजा में हेरफेर करने की शक्ति प्राप्त है? दोस्तों, अनुच्छेद 72 के तहत जो भारत के राष्ट्रपति हैं वो किसी व्यक्ति की सजा को माफ कर सकते हैं या फिर सजा को कम कर सकते हैं। तो यहाँ से आपको समझना होगा राज्यपाल और राष्ट्रपति के पास में क्षमादान संबंधी शक्तियाँ होती हैं। अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति को क्षमादान संबंधी शक्तियाँ प्रदान की गई हैं और अनुच्छेद 161 में राज्यपाल को क्षमादान संबंधी शक्तियाँ प्रदान की गई हैं। जो राष्ट्रपति हैं ये किसी व्यक्ति की फांसी की सज़ा को उम्र कैद में बदल सकते हैं या फिर उम्र कैद की सज़ा को कम कर सकते हैं या फिर माफ़ भी कर सकते हैं। ठीक है, और राज्यपाल जो है ये भी किसी व्यक्ति की सज़ा को माफ़ कर सकता है या फिर कम कर सकता है अनुच्छेद 161 के तहत। लेकिन जो राज्यपाल है ये मृत्युदंड या फिर जो कोर्ट मार्शल यानी कि जो सैन्य अदालत होती हैं उनके तहत यदि किसी व्यक्ति को सज़ा दी गई है तो उनको माफ़ नहीं कर सकता है। ठीक है, तो राज्यपाल में ये केवल ये अंतर है कि वो मृत्युदंड की सज़ा को माफ़ नहीं कर सकता है। ठीक है,
फांसी की सजा को भी माफ नहीं कर सकता राज्यपाल। और कोर्ट मार्शल यानी कि सैन्य अदालतों ने यदि कोई फैसला दिया है तो उनकी सजा को भी माफ नहीं कर सकता है राज्यपाल, लेकिन राष्ट्रपति कर सकता है। समझ गए दोनों में अंतर। नेक्स्ट, संविधान के किस अनुच्छेद में संसद के गठन का उल्लेख है? तो संसद के गठन का उल्लेख है आर्टिकल 79 में। ठीक है, इसी क्रम में आपसे पूछा जाएगा राज्यसभा के गठन का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 80 में राज्यसभा के गठन का उल्लेख है। इसी क्रम में पूछा जाएगा लोकसभा के गठन का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो आप कहेंगे 81। तो देखो हमने 3 चीजें पढ़ी हैं, तो उन 3 चीजों को हम सरल भाषा में याद कर लेते हैं। सरल भाषा में देखो एक शब्द लिखा है सरल, साथ से क्या बन जाएगा हमारा संसद बन जाएगा, और संसद का उल्लेख है आर्टिकल 79 में। रा से हमारा क्या बन जाएगा राज्यसभा, राज्यसभा का उल्लेख मिल जाएगा आर्टिकल 80 में। ला से हमारा क्या बन जाएगा लोकसभा, और लोकसभा का उल्लेख मिल जाएगा आर्टिकल 81 में। तो 3 चीजें आपको क्रम से याद रखना है, सरल शब्द केवल आपको याद रखना है, सारा संसद, राज्यसभा और लोकसभा, है ना, याद हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपातकाल के दौरान लोकसभा का कार्यकाल एक बार में 1 वर्ष तक बढ़ाने का अधिकार संसद को है, ये किस अनुच्छेद में बताया गया? तो देखो आपातकाल यदि लगा है तो लोकसभा का कार्यकाल एक बार में 1 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, और ये किस अनुच्छेद में बताया गया है? अनुच्छेद 83 में बताया गया है। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है? तो देखो राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है, लेकिन किस अनुच्छेद में ये प्रावधान है? तो अनुच्छेद 85 में ये प्रावधान किया गया है। संसद के 2 सदनों के बीच में 6 माह के अंतराल की अनिवार्यता का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये भी अनुच्छेद 85 में वर्णन किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट, संविधान के किस अनुच्छेद में ये उल्लेख है कि लोकसभा में एक अध्यक्ष होगा और एक उपाध्यक्ष होगा? तो ये उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 93 में। नेक्स्ट है, किस अनुच्छेद के अनुसार पक्ष और विपक्ष के मत बराबर होने पर लोकसभा अध्यक्ष अपने निर्णायक मत यानी कि कास्टिंग वोट का प्रयोग करता है? तो देखो किसी मुद्दे को लेकर पक्ष और विपक्ष दोनों के वोट बराबर हैं तो लोकसभा अध्यक्ष के पास में एक निर्णायक मत होता है, ठीक है, जिसको हम कास्टिंग वोट भी बोलते हैं। ठीक है, तो लोकसभा अध्यक्ष अपने निर्णायक मत का प्रयोग करता है अनुच्छेद 100 के तहत। ठीक है, याद रखना। ठीक है, ऐसा याद रखना कि दोनों पक्षों के 100 वोट हो गए हैं। ठीक है, तो अब एक वोट लोकसभा अध्यक्ष करेगा। ठीक है, तो अनुच्छेद 100 आपको ऐसे याद रहेगा। राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक बुला सकता है? संयुक्त बैठक वाला मामला बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 108 आपको याद रखना है। राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक बुलाता है, लेकिन ये जो संयुक्त बैठक बुलाई है राष्ट्रपति ने, इसकी अध्यक्षता कौन करेगा? तो लोकसभा का अध्यक्ष, याद रखना, संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है लोकसभा का अध्यक्ष। ये भी क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। अब तक कितनी बार संयुक्त बैठक बुलाई गई है? तो अब तक केवल 3 बार भारत में संयुक्त बैठक बुलाई गई है। ठीक है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार धन विधेयक को राज्यसभा में पेश नहीं किया जाएगा? तो धन विधेयक को राज्यसभा में पेश नहीं किया जाएगा, अनुच्छेद 109 में ये प्रावधान किया गया है। ठीक है, किस अनुच्छेद में धन विधेयक को परिभाषित किया गया? ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। धन विधेयक को परिभाषित किया गया है अनुच्छेद 110 में। नेक्स्ट है, किस अनुच्छेद के तहत संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक को राष्ट्रपति की अनुमति के लिए भेजा जाता है? तो दोस्तों अनुच्छेद 111 के तहत संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक को राष्ट्रपति की अनुमति के लिए भेजा जाता है। और इसी प्रकार का एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति जेबी वीटो शक्ति का प्रयोग करता है? तो अनुच्छेद 111 के तहत ही राष्ट्रपति अपने जेबी वीटो पावर का यूज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में किस शब्द का उल्लेख नहीं है? ये क्वेश्चन अभी एसएससी के एग्जाम में पूछा गया था। तो देखो दोस्तों, इन 4 में से संविधान में कहीं पर भी बजट शब्द का उल्लेख नहीं किया गया है। ठीक है, आइए हम डिटेल से समझ लेते हैं। देखो, भारत के संविधान में अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख मिलता है। इसको इंग्लिश में एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहा जाता है। इसका उल्लेख संविधान में मिलता है और इसको ही सामान्य रूप से हम बजट कहते हैं, लेकिन बजट शब्द का कहीं पर भी उल्लेख नहीं मिलता है हमारे संविधान में। और अनुच्छेद 114 में विनियोग विधेयक का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा हिंदी या फिर अंग्रेजी के बारे में बताया गया? तो संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा हिंदी या अंग्रेजी के बारे में बताया गया है अनुच्छेद 120 में। नेक्स्ट है, सर्वोच्च न्यायालय
यानी कि सुप्रीम कोर्ट के गठन का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 124 में सुप्रीम कोर्ट के गठन का वर्णन किया गया है। और इसी क्रम में आपसे पूछा जाएगा कि किस अनुच्छेद के तहत सभी राज्यों के लिए उच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई है? उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट की व्यवस्था जो है ये करी गई है अनुच्छेद 214 के तहत। तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसी क्रम में एक और क्वेश्चन बनेगा कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालय या जिला न्यायालय का प्रावधान किया गया है? दोस्तों जिला न्यायालय यानी कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का प्रावधान जो है ये किया गया है अनुच्छेद 233 के तहत। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखो हमने तीन चीज़ें पढ़ी, एक तो सुप्रीम कोर्ट का प्रावधान अनुच्छेद 124 में पढ़ा, हाई कोर्ट का प्रावधान अनुच्छेद 214 में पढ़ा, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का प्रावधान हमने पढ़ा है अनुच्छेद 233 में। ठीक है, ये तीन चीज़ें याद रखना, यहाँ से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है। नेक्स्ट, किस अनुच्छेद के तहत उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते संबंधी प्रावधान किया गया? उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते का प्रावधान जो है ये अनुच्छेद 125 में किया गया है। नेक्स्ट है, सर्वोच्च न्यायालय अपने द्वारा सुनाए गए किसी निर्णय या आदेश का पुनर्विलोकन यानी कि रिव्यू कर सकता है, ये व्यवस्था संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ये व्यवस्था संविधान के अनुच्छेद 137 में वर्णित है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से किस अनुच्छेद के तहत सलाह ले सकता है? राष्ट्रपति जो है ये सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है, किस अनुच्छेद के तहत? करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 143 के तहत। ठीक है, राष्ट्रपति के पास में ये अधिकार है कि वो सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो है वो चाहे तो सलाह देगा और नहीं चाहे तो सलाह नहीं देगा, ये अधिकार भी सुप्रीम कोर्ट के पास में है। समझ गए आप लोग? नेक्स्ट है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि सीएजी के एक स्वतंत्र कार्यालय का प्रावधान करता है? या फिर ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है कि किस अनुच्छेद में सीएजी पद का प्रावधान किया गया है? तो सीएजी पद का प्रावधान जो है यह अनुच्छेद 148 में किया गया है। ठीक है, और इसी क्रम में एक और क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किस अनुच्छेद में सीएजी के कर्तव्यों को निर्धारित किया गया? तो सीएजी पद का प्रावधान अनुच्छेद 148 में किया गया और कर्तव्यों को निर्धारित किया गया है अनुच्छेद 149 में। दोनों अनुच्छेद आपको याद रखना है। बताओ संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में बताया गया है? तो अनुच्छेद 155 में राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में बताया गया है। एक और क्वेश्चन बनेगा कि राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करता है, ये किस अनुच्छेद में बताया गया? तो देखो राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, लेकिन किस अनुच्छेद में ये बताया गया है? तो अनुच्छेद 155 में ही ये बताया गया है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मुख्यमंत्रियों के कार्यों को परिभाषित किया गया? राज्यों के जो सीएम होते हैं उनके कार्यों को परिभाषित किया गया है अनुच्छेद 167 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यों के लिए विधान परिषद का उल्लेख किस अनुच्छेद में मिलता है? दोस्तों विधान परिषद का उल्लेख मिलता है अनुच्छेद 169 में। ठीक है, तो यहाँ से हमें तीन महत्वपूर्ण अनुच्छेद याद रखना है। एक तो अनुच्छेद 168, इसके अनुसार प्रत्येक राज्य में एक विधान मंडल होगा। दूसरा है अनुच्छेद 169, इसके अनुसार राज्यों में विधान परिषद की रचना और उनकी समाप्ति का उल्लेख किया गया है। फिर है अनुच्छेद 170, इसमें राज्यों की विधानसभा की संरचना का वर्णन किया गया है। तो ये तीनों अनुच्छेद क्रम से आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधान परिषदों के गठन के बारे में प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया? तो देखो विधान परिषदों के बारे में मैंने अभी आपको बताया 169 में वर्णन किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है, ये कौन सा अनुच्छेद उपबंधित करता है? दोस्तों राज्यपाल के पास में भी अध्यादेश जारी करने की शक्ति होती है, और कौन से अनुच्छेद में ये वर्णन किया गया है? अनुच्छेद 213 में ये वर्णन किया गया। देखो राष्ट्रपति का तो आपको पता होगा, राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 123 के तहत। ठीक है, तो राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति अनुच्छेद 123 में है और राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति अनुच्छेद 213 में है। दोनों याद रखना भैया, यहाँ से क्वेश्चन पूछा ही जाता है। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य विधानमंडल के प्रति राज्यपाल के संदेश का प्रावधान किया गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 176 में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत ये उपबंध किया गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा? हाई कोर्ट के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। हाई कोर्ट के बारे में उल्लेख जो है ये अनुच्छेद 214 में किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रत्येक राज्य के लिए
उच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय घोषित करता है? तो उच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय घोषित किया गया है अनुच्छेद 215 के तहत। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बताइए उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति संबंधी प्रावधान किस अनुच्छेद में किए गए? हाईकोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान जो है ये अनुच्छेद 217 में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायती राज को परिभाषित करता है? तो पंचायती राज को अनुच्छेद 243 परिभाषित करता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल है। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अपशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास हैं? तो अपशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास हैं किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 248 के तहत। नेक्स्ट है, राज्यों द्वारा मांग करने पर भारत की संसद उन राज्यों के लिए किस अनुच्छेद के अंतर्गत कानून बना सकती है? यदि कोई राज्य कोई मांग करता है तो भारत की संसद उन राज्यों के लिए अलग से वो कानून बना सकती है। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 252 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौतों पर कानून बनाने की शक्ति प्रदान करता है? तो संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौतों पर कानून बनाने की शक्ति है किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 253 के तहत। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत केंद्र सरकार राज्य सरकारों को निर्देश दे सकती हैं? तो केंद्र सरकार राज्य सरकारों को निर्देश देती हैं किस अनुच्छेद के तहत? करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 256 के तहत। नेक्स्ट है, अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 263 में। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत की संचित निधि को गठित किया जाता है? तो भारत की संचित निधि के गठन का वर्णन जो है ये अनुच्छेद 266 में किया गया है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बताइए आकस्मिक निधि के बारे में प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया? तो आकस्मिक निधि ये भी पूछा जाता है। अनुच्छेद 267 में आकस्मिक निधि का प्रावधान किया गया है। 101वें संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के द्वारा कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें अनुच्छेद 279 का जोड़ा गया। ठीक है, याद रखना। और 279 का में किस चीज़ का प्रावधान किया गया है? तो इसमें जीएसटी काउंसिल यानी कि जीएसटी परिषद के गठन का प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 279 का में। और ये अनुच्छेद 101वें संविधान संशोधन 2016 के द्वारा जोड़ा गया था। ये भी आपको याद रखना है। बताइए वित्त आयोग की स्थापना किस अनुच्छेद के तहत की गई थी? तो वित्त आयोग की स्थापना अनुच्छेद 280 के तहत की गई थी। और वित्त आयोग की स्थापना कब करी गई थी? 1951 में करी गई थी। ठीक है, सन भी आपको याद रखना है। बताइए संविधान के किस अनुच्छेद में बताया गया है कि संपत्ति का अधिकार अब एक कानूनी अधिकार है? पहले संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार था, ठीक है, लेकिन संपत्ति के अधिकार को अब कानूनी अधिकार बना दिया गया है और इसको अनुच्छेद 300 का में रखा गया है। ठीक है, इसको याद रखना, ये पूछा जाता है। बताइए संघ तथा राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया? लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी के गठन का प्रावधान जो है ये अनुच्छेद 315 में किया गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। बताइए भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत चुनाव आयोग के बारे में प्रावधान किया गया? चुनाव आयोग का प्रावधान ये अनुच्छेद 324 में किया गया है। ठीक है, और चुनाव आयोग के जो प्रमुख होते हैं, ठीक है, देखो चुनाव आयोग जो है ये 3 सदस्यीय होता है। एक होते हैं मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 होते हैं चुनाव आयुक्त। इन तीनों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा करी जाती है। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 326 में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का प्रावधान किया गया है। 61वें संविधान संशोधन 1989 के द्वारा वयस्क मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। तो वयस्क मताधिकार की आयु किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो मैंने अभी बताया कि अनुच्छेद 326 में वयस्क मताधिकार की जो आयु है ये वर्णित की गई है। ठीक है, संविधान के किस अनुच्छेद में एससी और एसटी के लिए लोकसभा में आरक्षण का प्रावधान किया गया? देखो लोकसभा में एससी और एसटी के लिए सीटों का आरक्षण होता है ना, तो ये प्रावधान जो है ये किया गया है अनुच्छेद 330 में। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है। ठीक है, और इसी क्रम में आपसे पूछा जाएगा कि लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रतिनिधित्व के लिए प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया? तो देखो अनुच्छेद 331 है। ठीक है, और इसके तहत लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार होता था। ठीक है, राष्ट्रपति इनको मनोनीत करते थे 2 सदस्यों के लिए। ठीक है, लेकिन ये जो एंग्लो इंडियन है इनके मनोनयन की प्रक्रिया को अब समाप्त कर दिया गया है। अब ये नॉमिनेट नहीं होते हैं। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट है संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों
यानी कि एससी के लिए एक राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान किया गया। तो देखो जो एससी यानी कि अनुसूचित जाति के लोग होते हैं उनके हितों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 338 में। और इसी क्रम में एक और क्वेश्चन याद रखना कि जो अनुसूचित जनजातियां हैं, ठीक है, यानी कि एसटी हैं, तो इनके लिए एक राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 338 A में। एससी के लिए अनुच्छेद 338 और एसटी के लिए अनुच्छेद 338 A, ठीक है, याद रखना। और इसी क्रम में एक और क्वेश्चन बनेगा कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत पिछड़ा वर्ग आयोग गठित करने की शक्ति राष्ट्रपति को दी गई? तो पिछड़ा वर्ग आयोग के बारे में बताया गया है अनुच्छेद 340 में, ठीक है। एससी, एसटी और पिछड़ा वर्ग तीनों आपको क्रम से याद रखना है। इसलिए मैंने मतलब पूरा प्रयास किया है कि सारी चीज़ों को क्रम से पढ़ाऊं। एमसीक्यू फॉर्मेट में तो पूरा कंटेंट मैंने अरेंज किया ही है, लेकिन सारी चीज़ों को क्रम से अरेंज किया है ताकि आपको याद करने में या फिर नोट्स बनाने में बिल्कुल आसानी हो। नेक्स्ट है, किस अनुच्छेद में ये प्रावधान किया गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी तथा लिपि देवनागरी होगी? तो ये प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 343 में। ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया? तो अनुच्छेद 343 क्लॉज फर्स्ट में हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजभाषा यानी कि देश के कामकाज की भाषा, समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी भाषा के विकास को सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार किस अनुच्छेद के तहत राज्यों को निर्देश दे सकती है? तो हिंदी भाषा के विकास के बारे में बताया गया है अनुच्छेद 351 में। वी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत सरकार का दायित्व है कि वह बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करेगी? तो भारत सरकार जो है, केंद्र सरकार, उसका दायित्व है कि वो बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करेगी। किस अनुच्छेद के तहत? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों अनुच्छेद 255 के तहत। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस अनुच्छेद के द्वारा राष्ट्रपति राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाते हैं? देखो, राष्ट्रपति शासन का उल्लेख जो है ये अनुच्छेद 356 में किया गया है। राष्ट्रपति के पास में आपातकालीन शक्तियां होती हैं। तो राष्ट्रपति की जो आपातकालीन शक्तियां हैं इनको हम समझ लेते हैं। एक है अनुच्छेद 352 और इसके तहत राष्ट्रपति देश में युद्ध या फिर बाह्य आक्रमण की स्थिति में राष्ट्रीय आपातकाल लगा सकते हैं। और अब तक जो राष्ट्रीय आपातकाल है ये हमारे देश में 3 बार लग चुका है, ठीक है। फिर दूसरा होता है अनुच्छेद 356, इसके तहत राष्ट्रपति राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं। फिर तीसरा होता है अनुच्छेद 360, इसके तहत राष्ट्रपति देश में आर्थिक संकट की स्थिति यदि पैदा हो जाए तो आर्थिक संकट की स्थिति में राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल लगा सकते हैं। लेकिन हमारे देश में अभी तक एक भी बार वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है और हम भगवान से यही प्रे करेंगे कि कभी वित्तीय आपातकाल ना लगे। तो ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि वह कौन सा अनुच्छेद है जिसका आज तक उपयोग नहीं हुआ? तो अनुच्छेद 360 यानी कि वित्तीय आपातकाल का आज तक कभी भी यूज नहीं हुआ है, ठीक है। बताइए कि संविधान में केवल एक बार मंत्रिमंडल यानी कि कैबिनेट शब्द का प्रयोग मिलता है और ये प्रयोग कहाँ पर मिलता है? तो दोस्तों मंत्रिमंडल यानी कि कैबिनेट शब्द का उल्लेख जो है ये अनुच्छेद 352 में देखने के लिए मिलता है। आइए हम डिटेल से समझ लेते हैं। अनुच्छेद 352 में जो राष्ट्रीय आपातकाल है इसकी उद्घोषणा के बारे में बताया गया है, ठीक है। और इसकी उद्घोषणा कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं, ठीक है। लेकिन 44वां संविधान संशोधन हुआ 1978 में और ये कहा गया कि राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा तभी करेगा जब मंत्रिमंडल इस आशय से लिखित में सूचना दे दे, ठीक है। तो याद रखना 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा ये मंत्रिमंडल शब्द जोड़ा गया था और पूरे संविधान में मंत्रिमंडल शब्द केवल एक ही जगह पर है, ठीक है। संविधान के किस अनुच्छेद में आपातकाल के दौरान भाग 3 पर निलंबन के बारे में बताया गया है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये बताया गया है अनुच्छेद 359 में। तो यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का उपयोग अभी तक नहीं किया गया? तो मैंने आपको बताया था कि अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल कभी नहीं लगा है और कभी नहीं लगना चाहिए, इसका उपयोग कभी नहीं हुआ है, ठीक है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को परिभाषित करता है? तो अनुच्छेद 366 एससी और एसटी को परिभाषित करता है। संसद को संविधान संशोधन करने का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया? तो देखो संसद को संविधान में संशोधन करने का अधिकार है और किस अनुच्छेद के तहत?
करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन करने की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। और संविधान संशोधन करने की जो प्रक्रिया है ये किस देश के संविधान से ली गई है? तो ये साउथ अफ्रीका देश के संविधान से ली गई है। ये क्वेश्चन भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, जम्मू और कश्मीर से संबंधित किस अनुच्छेद को निरस्त कर दिया गया? तो जम्मू और कश्मीर के लिए अनुच्छेद 370 स्पेशल लगा था, ठीक है, इसको निरस्त कर दिया गया है, ठीक है, भारतीय संविधान में शामिल है। भारतीय संविधान में क्या क्या शामिल है? तो देखो, भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद हैं, ठीक है, 22 भाग हैं और 12 अनुसूचियां हैं, ठीक है। मूल रूप से 395 अनुच्छेद हैं, लेकिन इन अनुच्छेदों में समय समय पर संशोधन होते रहते हैं। तो संशोधन के बाद अनुच्छेदों की संख्या 448 तो हो गई है, लेकिन मूल रूप से अनुच्छेदों की संख्या 395 है, ठीक है। तो याद रखना 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूचियां हैं भारतीय संविधान में। तो दोस्तों यहाँ पर जितने भी महत्वपूर्ण अनुच्छेद थे और उनसे जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे सभी को हमने एक बार में आसान भाषा में पढ़ लिया है। आई होप आपको वीडियो की क्वालिटी, आपके बहादुर सर के पढ़ाने का तरीका ज़रूर अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है ना?